टाइप्स ऑफ मलेरिया होते हैं, अलग अलग तरीके के मलेरिया। ये जो मलेरिया किसी वजह से क्यों मलेरिया बोल रहे हैं हम, मलेरिया क्या कहते हैं आपके इस पैथोजन को बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पैथोजन है यानी कि ये जो आपका प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम, वो अलग अलग टाइप का भी होता है। अब अलग अलग टाइप का देखो यहाँ पे दिखा रखा है, एक पर्टिकुलर सर्कुलर स्पोर जैसी शेप है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम मलेरिया, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायरिंग एसेस। मैं हूं आपकी बायोलॉजी गाइड डॉक्टर यशोधरा भूषण। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस वाले चैप्टर से। अभी तक हमने जितना भी था हमने बेसिस ऑफ सारी कम्युनिकेबल डिजीजेज, उनमें किस वजह से कौन से ऑर्गेनिज्म है, किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, जो डिजीज कॉज कर रहा है, उसको वेक्टर की रिक्वायरमेंट है कि नहीं रिक्वायरमेंट है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, वो सारे हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए। एक क्लास हमारा बचा था, हमने वो भी पढ़ लिया था, और एक और है जो कि बहुत कॉमन है जिसके बारे में हमें अभी पढ़ना है। देन वी विल स्टार्ट अपना जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उनके बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में अपना वही एक थोड़ा सा रिवीजन लेते हुए कि रिंगवॉर्म के बारे में आपको मैंने बता दिया था कि रिंगवॉर्म क्या होता है। रिंगवॉर्म आपका क्या कहते हैं, ये एक तरीके से स्किन इन्फेक्शन है बेटा, ठीक है। ये स्किन इन्फेक्शन जो है आपको किस तरीके से क्या कहते हैं अपीयर करता है, ऐसे एकदम ड्राई स्केल, ये सारी चीजें मैंने बता दी थी। ड्राई स्केल लीजन्स ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प, ठीक है। बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है ये, ठीक है। और ये इसको क्या कहते हैं, इसको करने वाला कॉज, इसका कॉज क्या है, फंगल डिजीज है ना। तो फंगस करेगा, कौन सा फंगस, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन और माइक्रोस्पोरा। तो अलग अलग जीनस के जो फंगस हैं वो आपको क्या कॉज कर रहे हैं बेटा, आपका रिंग वर्म कॉज कर रहे हैं, ठीक है। और रिंग वर्म कहाँ से आप इसको ले सकते हो, या फिर मतलब किस तरीके से ट्रांसमिट हो रहा है ये, थ्रू सॉइल, है ना। आप मतलब मिट्टी में काम ज्यादा कर रहे हो, है ना। बच्चे जैसे छोटे बच्चे को क्यों मिट्टी में खेलने नहीं देते, या फिर जब भी आते हैं बाहर से तो हम कहते हैं कि हाथ पैर अच्छे से धो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो भी आप सॉइल लेकर आए, अब सॉइल अच्छी तो होगी नहीं ऑफ कोर्स, ठीक है। तो सॉइल कॉन्टेमिनेटेड होती है बेटा, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, प्रोटिस्टा होता है, बहुत सारी चीजें होती है ना। तो उन सबसे प्रोटोजोआज वगैरह इन सबसे बचने के लिए हम कहते हैं कि भाई सॉइल से दूर रहो। तो और मैंने आपको ये बता ही दिया था कि भाई नेक्स्ट टू बैक्टीरिया फंगस ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हर जगह मिल जाता है, ठीक है। तो सॉइल में आपके कपड़े, गंदे कपड़े हैं, ठीक है, जो मतलब आपने देखा भी होगा, थोड़ा सा भी डैम वगैरह जहाँ पे भी चीज़ें होती है वहाँ पे भी फंगस आ सकता है। इनफैक्ट आपके कितने खाने वाने की चीज़ों में सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म उस खाने को खराब करता है वो आपका फंगस ही होता है ना। ब्रेड मोल्ड आपने पढ़ा होगा, ऑरेंज मोल्ड पढ़ा होगा, ठीक है। तो वो स्पोर्स ऐसे फर फर जैसे छोटे छोटे से जो दिखाई देते हैं वो क्या है, फंगस ही है। तो फंगस चाहे फ्रूट पे हो, चाहे आपका क्या कहते हैं आप मतलब उनको कोई ना कोई होस्ट चाहिए अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। तो दैट्स वाई वो ग्रो करते हैं और वो हर जगह मिलेंगे बेटा। तो इसलिए बड़ी सावधानी के साथ चीज़ों को यूज़ करना है, साफ सफाई से रखना है, क्योंकि ये जो बीमारी है, ये बीमारी में इंटेंस इचिंग, मैं जो कि बता चुकी हूँ आपको लास्ट लेक्चर में, बहुत ज़्यादा होती है। प्लस ये जो एक बार हो गया ना तो फंगस बहुत ईजिली नहीं क्या कहते हैं बॉडी से निकल पाता है, क्योंकि वो क्या होता है, हमेशा ऐसे दिखेगा कि गायब हो गया, बट वो रीअकर हो जाता है, क्योंकि थोड़े से भी स्पोर्स रह गए फंगस के, है ना। 11th क्लास में पढ़ा हमने स्पोर्स के बारे में। तो स्पोर्स अगर रह जाएंगे तो वो हमें आगे भी दिक्कत देता रहेगा, ठीक है। तो हमने देखो ये एक इमेज है आपके क्या कहते हैं रिंग वर्म की बेटा, है ना। रिंग वर्म ऐसा पर्टिकुलर रिंग से ही समझ में आ रहा है कि कैसा होगा, इसकी एक प्रॉपर आउटलाइनिंग होगी, है ना। एक डेफिनेट लीजन होगा जिसके क्या होंगे, बाउंड्रीज होंगी बेटा। तो एक प्रॉपर बाउंड्री में दिख रहा है, सर्कुलर बाउंड्री में दिख रहा है, किस तरीके की रिंग में, ठीक है। और ये क्या है, ये फंगल की वजह से यहाँ पे जो स्किन है वो कैसी हो गई है, ड्राई हो गई है, स्केली सी होगी। देखो स्केल्स निकल रहे, वाइट वाइट छोटे छोटे स्केल्स देखने को मिलेंगे। प्लस आपको ये कैसा दिखेगा, यहाँ पे एक तो बहुत ईचिंग होगी, प्लस इरिथमेटस से मैंने क्या बोला, इन्फ्लेमेशन के साइन दिखेंगे, हल्का सा थोड़ा सा स्किन उभरी हुई सी, हल्की सी स्वेलिंग और हल्का सा इन्फ्लेम दिखेगा। प्लस क्या होगा बेटा
ये जो लीजन होते हैं, ये लीजन कन्फाइंड होते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे अगर देख सको तो देखो, एक लीजन ये रहा, एक लीजन ये रहा, एक सेकेंडरी लीजन, तो ये छोटे छोटे लीजन दिखाई देंगे, बट दे हैव अ सर्टेन बाउंड्रीज। तो इस तरीके के अगर लीजन्स आपको दिखते हैं अपनी बॉडी पे, तो तुरंत उसके लिए अपने डर्मेट से कंसल्ट करें कि ये क्या है, किस वजह से है, क्योंकि टाइमली इसका क्या लेना चाहिए, ट्रीटमेंट लेना चाहिए, सो दैट आप इसको क्योंकि कई बार क्या होता है, ये लीजन शेड ऑफ हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, है ना, लगता है कि ठीक हो गई स्किन, बट दे कैन रीअकर, और अगर वो दोबारा से आते हैं तो दोबारा हाई इंटेंसिटी के साथ आते हैं। तो इसीलिए अच्छी दवाई ले, ताकि एकदम क्योर है ना, तो क्लियर होने के बाद भी स्किन, तो दवाई को कंटिन्यू करना चाहिए। आप टॉपिकल ऑइंटमेंट के साथ साथ इसमें मतलब कोई भी दवाई को इनटेक भी कर सकते हैं, कोई भी एंटीबायोटिक जो डॉक्टर रिकमेंड करे उसको भी लेना है, ठीक है। प्लस हाई इससे बचना कैसे है वो मैं बता चुकी हूँ कि हाइजीन मेंटेन करो। आपके जितने भी कपड़े वगैरह हैं, कोई कपड़ा ऐसे नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा डैम्प हो, गीला हो। आपका बेडशीट है हो गया, आपका पिल्लो हो गया, आप कहीं बाहर जाते हैं सैलून वगैरह में, उसमें वहाँ पे जो भी आप मतलब सैलून के कपड़े हैं या कुछ भी है, ठीक है, वहाँ पे जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, क्योंकि मतलब ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक आ रही है, वहाँ पे सामान को यूज़ करने से थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। वहाँ हाइजीन को ज़रूर मेंटेन करना चाहिए, ये गलती से भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कहीं से भी जाओ तो मतलब आपके हाथ और क्या कहते हैं हाथ पैर मतलब धुलने चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद देखो, एक और स्किन मैंने ये भी दे दिया है, क्योंकि आजकल देखो इम्यूनिटी बहुत डाउन है और बहुत इजीली ये सारी चीजें देखने को मिलती है आपको। तो एक होता है रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म को देखो बहुत ही पर्टिकुलर क्या कहते हैं, उसकी शेप होती है बेटा, उसके ना एजेस उभरे हुए से दिखेंगे हमेशा। रिंग वॉर्म को देखोगे ना, ये जो है ना पर्टिकुलर बाउंड्री, ऐसे लगेगा कि एजेस उभरे हुए से हैं। तो ये जो बाउंड्रीज है ये उठी हुई सी रहेंगी, और मतलब समझ में आ जाएगा कि हाँ ये रिंग वर्म है। ऐसी एक और बहुत इंटेंसली ईचिंग होने वाली एक और, ये लेकिन कैसी मतलब स्किन इन्फेक्शन है, स्किन डिजीज ही है ये, इन्फेक्शन तो नहीं बोल सकते इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा एक्जिमा, ठीक है। इसके बहुत सारे कॉज होते हैं, एक्जिमा इचिंग को ही बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस ये एक तरीके से अपने ही बॉडी में क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी की, अभी जैसे हमने एलर्जी पढ़ी ना, एलर्जी का ही एक टाइप समझो कि स्किन की एलर्जी, ठीक है। तो स्किन की एलर्जी है ये, स्किन की एलर्जी किसी भी चीज से हो सकती है। कुछ लोगों को देखा होगा हाथ में, जैसे मैंने वॉच पहन रखी है, रिंग पहन रखी है, तो इन सब चीजों से भी किसी किसी को एलर्जी होती है। इसके नेकलेस वगैरह डाल लिया, या मतलब क्या कहते हैं, कोई आपने पर्टिकुलर किसी मेटल की चेन पहनी हुई है, तो आपको क्या दिखेंगे, थोड़ी देर बाद बम्प्स दिखने लग जाते हैं, इचिंग होने लगती है बहुत लंबे समय तक। अगर कोई चीज केमिकल यूज कर रहे हो कुछ ऐसे, तो ये एक्जिमा देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक्जिमा में मतलब कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, फिर और सारे मतलब इचिंग और भी तरीके की हो रही है, बस ये बताना चाह रही हूँ। इसमें कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि रिंगवर्म जो होता है पर्टिकुलर एक शेप लेकर होगा, जबकि एक्जिमा में ऐसी कोई शेप नहीं दिखेगी, ये किसी भी तरीके से आपको इसके एजेस कह नहीं सकते हो कि ये वेल डिफाइंड एजेस नहीं है, कहीं तक भी फैला हुआ है ना, यहाँ तक भी रिदिमा दिखने को मिल रहा है। तो इसके एजेस कोई डिफाइंड नहीं होते, जबकि इसके एजेस जो है आपको पर्टिकुलर दिखेंगे। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी बस इतना पोर्शन रेड हो रखा है ना, तो कई बार इस तरीके से होता होगा, कुछ आप टच करते हो कि तुरंत से इचिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, लाल हो जाता है, दैट इज एक्जिमा, ठीक है। लंबे समय तक रहेगा तो ये भी बड़ा, हाँ, इसको भी मतलब ट्रीट करने में दिक्कत है, क्योंकि ये तो सेल्फ बॉडी का खुद की ही सिस्टम में खराबी आ जाती है, तो इसको भी टाइम लगता है ठीक होने में, ठीक है। तो ट्रीटमेंट लेने लेकिन बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। और क्यों भी करना इनको बहुत ज़रूरी है, इनका ऐसा नहीं है कि बस आपने इसको टॉपिकली लगाया और रिमूव कर दिया, ऐसा इससे ट्रीटमेंट नहीं होता। तो सही दवाई ले, क्या कमी है, किस वजह से हो रहा है बार बार इस तरीके का इन्फेक्शन, बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट हमारी बड़ी ही कहते हैं ना फेमस टाइप की मलेरिया, आपने बहुत बार नाम सुना होगा, है ना, मलेरिया का मच्छर, मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, है ना। तो ये जो मलेरिया है, ठीक है, ये भी आपका कैसा है बेटा, कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। कैसी है, वेक्टर ब्रोन है, कैसे ट्रांसमिट होगी, थ्रू वेक्टर होगी बेटा, ठीक है, वेक्टर ब्रोन डिजीज है आपकी।
ठीक है, नॉन कंटेजियस। और क्या कहते हैं आपका कैसे है ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं अभी अगर हम देखें कि इस टाइम में थोड़ी सी खतरनाक बीमारी और बहुत ज़्यादा इजीली फैलने वाली जो बीमारी है, एक जिसका एक पर्टिकुलर लूप है, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये तीनों बीमारियां बहुत ज़्यादा आपको कम्युनिटी में, अपने इंडियन कम्युनिटी में देखने को मिलती है। तो उसके बारे में जानना भी ज़रूरी है ना। इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है कि अभी से आपको अगर जानकारी दे देंगे तो आप इससे बच सकते हो, है ना। कैसे बच सकते हो वो जब इसके बारे में पता होगा कि किससे हो रही है, तो उसके अगेंस्ट अपने मैनेजमेंट करके आप बचा सकते हो अपने आप को। ठीक है, तो मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ डाइजेनेटिक, ठीक है, हैविंग टू होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। डाइजेनेटिक का मतलब दो होस्ट की रिक्वायरमेंट है, डुअल होस्ट पे रहता है ये क्या, आपका पैथोजन। ठीक है, डुअल होस्ट रिक्वायर्ड। ठीक है, ये तो देखो क्या डुअल होस्ट रिक्वायर्ड के लिए दूसरा टर्म है क्या आपका डाइजेनेटिक, तो मतलब ठीक है। तो इससे समझ में आ जाना चाहिए कि डाइजेनेटिक टर्म आएगी तो मलेरिया के लिए या फिर और भी कोई आपका जैसे सीसी फ्लाई है ये सब, तो डुअल होस्ट है ये सब। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इनको डुअल होस्ट की जरूरत पड़ती है। सीसी फ्लाई में कौन सा था आपका, सीसी फ्लाई कौन सा था, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस वाला। ठीक है, तो क्या कहते हैं बेटा आपका मलेरिया में क्या है, दो होस्ट की रिक्वायरमेंट है, ट्राइफेजिक है, 3 फेजेस में इसकी लाइफ साइकिल चलती है। ठीक है, प्रोटोजोन पैरासाइट नोन एज प्लाज्मोडियम। कौन सा पैरासाइट या फिर कौन सा प्रोटोजोआ है या पैथोजन है जो इस बीमारी को कॉज कर रहा है बेटा, वो पैथोजन का नाम है आपका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ जिसका नाम प्लाज्मोडियम है वो इस बीमारी को कॉज करता है, मलेरिया को बेटा, है ना। इतना तो पढ़ चुके हो। और मलेरिया मच्छर के काटने से होता है ये भी जानते हो तुम लोग। तो मच्छर के काटने से क्यों हो रहा है, क्योंकि मच्छर क्या है, वेक्टर है, प्लस वेक्टर के साथ साथ वो बहुत जरूरी है इसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो मच्छर के साथ साथ ऐसा नहीं कि उसकी पूरी लाइफ साइकिल उसकी एक ही होस्ट में खत्म हो जाए, मतलब उसको एक और क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट है कि वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कवर कर सके। कैसे, क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल के 3 फेज हैं। ठीक है, 3 फेज। अब ये हम फेजेस पढ़ेंगे, कौन सी फेज किसके कौन से ऑर्गेनिज्म में हो रही है, मच्छर में हो रही है कि इंसान में या मैमल में, किस में हो रही है, ये हमें देखना है। ठीक है, सर रोनाल्ड रॉस, ठीक है, 1897 में अ डॉक्टर इन इंडियन आर्मी, इन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडियन आर्मी के ही दो डॉक्टर हैं ये, क्या नाम है इनका, सर रोनाल्ड रॉस। ठीक है, established that malarial parasite is transmitted by the bite of female Anopheles mosquito for which he got Nobel Prize in 902। कितनी अच्छी बात है। ठीक है, तो मतलब एक डिस्कवरी इंडिया की तरफ से हुई मेडिकल फील्ड में, कौन सी वाली, बड़ी इंपॉर्टेंट मलेरियल फीवर के बारे में हुई कि सर रोनाल्ड रोज जो कि इंडियन आर्मी में डॉक्टर ही थे, उन्होंने बता लगाया कि ये जो मलेरिया का पैरासाइट होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन गया कि वेक्टर का नाम, ठीक है, एनाफिलीज मॉस्किटो, मेल दे सकता है, फीमेल पे भी ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, तो इसको चेक कर लेंगे कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। और यू नो कि मस्किटो को क्यों चाहिए होता है ब्लड, तो ब्लड चाहिए होता है फीमेल को ताकि वो अपने एग ग्रो करा सके। ठीक है, तो दैट्स वाई फीमेल मस्किटो ही होगी जो बाइट करेगी क्या आपको, है ना, विच ही गॉट नोबेल प्राइज। और इस भाई बहुत बड़ी खोज थी ये अपने में, है ना, बीमारी के लिए, है ना, जैसे पेंसिलिन के लिए एंटीबायोटिक खोज देना, वैसे ही ये भी उसका कॉज भी खोज देना किसी बीमारी का, बहुत बड़ी बात है अपने में ही। ठीक है, तो नोबेल प्राइज मिला उनको 1902 में। नेक्स्ट है आपका लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। अब लाइफ साइकिल की बात करेंगे, जब हमें लाइफ साइकिल समझ में आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कहाँ कहाँ मैनेजमेंट रखनी, कहाँ कहाँ उस चीज को रोक सकते हैं हम, है ना। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम रिक्वायर्ड 2 होस्ट, ठीक है, बात कर चुके हैं हम। फॉर कंप्लीशन ह्यूमन एंड मस्किटो। और कौन से 2 होस्ट होने चाहिए बेटा, पहला होस्ट आपका ह्यूमन या फिर दूसरा होस्ट आपका मस्किटो, या 2 होस्ट होने चाहिए, सिंपल सी बात। प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज अ स्पोरोजॉइट। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के टर्म पे।
ठीक है, कि प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में तो एंटर होता है, पर मैंने तुमको बताया ना कि जो डिफरेंशिएशन होता रहता है, प्रोटोजोआ भी है तो ऐसा थोड़ी होगा पहले वो छोटा सा होगा, डॉटर सेल होगी, डॉटर सेल पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके अपना एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज लेती रहेगी, मतलब फेजेस ऑफ लाइफ में। ठीक है, तो वो जो चेंजेस आते रहते हैं दिखने में, वो जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज है सेल के, उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, अलग अलग नाम दे रहे हैं। तो जो स्टेज पे वो ह्यूमन ह्यूमन के अंदर आता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरोजॉइट्स। क्या बोल रहे हैं बेटा, स्पोरोजॉइट्स, है ना। ह्यूमंस क्या लेते हैं, स्पोर्स लेते हैं, तो ऐसे याद रखना कि स्पोरोजॉइट्स एंटर कर रहा है बेटा। ये इसकी इन्फेक्शियस, तो क्या हो गया, इन्फेक्शन कॉज करने वाली स्टेज को हम क्या बोलेंगे, इन्फेक्शियस फॉर्म। तो इन्फेक्शन कॉज करने वाली स्पोरोजॉइट है, तो स्पोरोजॉइट उसकी इन्फेक्शियस फॉर्म है। थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज, तो और जबकि ये तभी पॉसिबल है जबकि वो जो मच्छर हमें काट रहा है उसके अंदर ये प्रेजेंट हो स्पोरोजोइट्स। तो वो कैसा हो जाएगा, इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज होगा, जो कि वेक्टर का काम कर रहा है। द स्पोरोजोइट्स रीच द लिवर सेल्स बाय ब्लड वेयर दे इनिशियली मल्टीप्लाई। ठीक है, तो सबसे पहले मलेरिया के स्पोरोजोइट हमारे ब्लड में एंटर होंगे, ब्लड के थ्रू वो सीधे जाएंगे लिवर में जाएंगे, एंड लिवर में भी कहाँ पहुंच जाएंगे, लिवर सेल्स को हम क्या बोलते हैं, हिपेटोसाइट्स। तो हिपेटोसाइट्स भी ऑप्शन में हो सकता है ना। तो कुछ बाहर से नहीं, ये सब पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने। ठीक है, तो हिपोटोसाइट्स में जाके वो एंटर करेंगे या रेस्ट करेंगे। ठीक है, बाय ब्लड वेयर दे इनिशियली मल्टीप्लाई। तो ये क्वेश्चन आया था इस पे क्या, कि इनिशियली जो है आपका कौन से ऑर्गन में पहुंचते हैं स्पोरोजोइट्स, या कौन सी सेल्स के अंदर पहुंच जाते हैं, तो वो आपके हिपेटोसाइट्स में है ना। थ्रू ब्लड प्लाज्मा वो कहाँ पहुंच गए आपके, क्या कहते हैं, ब्लड से आपका हिपेटोसाइट्स में सबसे पहले। ठीक है, तो ये मलेरिया की लाइफ साइकिल दिखा रखी है। ठीक है, यहाँ पे मलेरिया ने बाइट किया, ये क्या देख रहे हो, ये जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये क्या है, आपके स्पोरोजोइट्स हैं। ये क्या है बच्चे, ये है स्पोरोजोइट, है ना। कितने सारे, एक बाइट में ही उसने कितने सारे स्पोरोजाइट रिलीज कर दिए। अब ये स्पोरोजाइट थ्रू ब्लड कहाँ जा रहे हैं बेटा, देखो लिवर में, इन्फेक्टेड लिवर में। एंड लिवर में क्या है, लिवर सेल से बना है, कौन सी सेल से, लिवर सेल से बना हुआ है। तो और ये इतने छोटे होते हैं, साइज इनका कैसा, स्मॉल साइज है ना, स्मॉल होते हैं काफी। तो इतने स्मॉल होने की वजह से ये क्या होता है, लिवर सेल्स में इजिली एंटर कर जाते हैं। फिर क्यों एंटर करे, क्योंकि इनको चाहिए खाना। सबको अल्टीमेटली खाना ही चाहिए, कोई पैरासाइट है कुछ भी है, सबको खाना चाहिए। तो अब ये लिवर में जा रहे हैं, लिवर में तो वैसे ही अबेंडेंट ऑफ क्या कहते हैं, फैट और क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स का स्टोरेज होता है। तो वो वहां जाके क्या करेंगे, अब अच्छे से उनको खाना पीना मिल रहा है तो भाई मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे तगड़ी तरीके से मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है इनका। एंड देन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो सेल में बहुत सारे नंबर ऑफ स्पोरोसाइट्स बढ़ जाएंगे लिवर सेल में। तो अल्टीमेटली वो सेल बर्स्ट आउट हो जाएगी, और जब वो बर्स्ट आउट हो जाएगी तो क्या होगा, वो अब वहां से रिलीज होगी। ठीक है, अब ये स्पोरोजॉइट्स खा पी के मोटे हो गए, तो इसको बोलते हैं मेरोजॉइट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पोरोजॉइट्स, है ना। स्पोर मतलब स्पोर क्या रहता है, घूमता रहता है, तो घूमता घूमता हमारे लिवर में आया, और लिवर से फिर वो लिवर में बड़ा हो गया, खा पी के मोटा हो गया, दैट इज मोरोजॉइट। फिर अब ये मेरोजॉइट्स जो होंगे, ये मेरोजॉइट से ट्रेवल करेंगे आपके आरबीसीज में। अब ब्लड की सप्लाई भी अच्छी खासी है, क्या कहते हैं, अपने पोर्टल वेन सिस्टम है हमारे पास, और क्या कहते हैं, तुम्हारा नॉर्मल सिस्टमिक सर्कुलेशन भी प्रेजेंट होता है लिवर में। तो ब्लड सप्लाई अच्छी होने की वजह से फिर ये जब तादाद में ज़्यादा हो जाते हैं तो ये ब्लड में पहुंच जाएंगे। अब ये ब्लड में पहुंचेंगे तो ब्लड में क्या है, आरबीसी सेल है, आरबीसी सेल्स का भी साइज अच्छा खासा बड़ा होता है इनके। तो अब ये आरबीसी में घुस जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन भी चाहिए इनको। अब वहां पे भी जाके ये बेटा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये वहां जाके क्या करते हैं, ये वहां जाके डिफ्रेंशिएट करते हैं आरबीसी में, एंड दे स्टार्ट देयर गैमेटोजेनेसिस। तो ये क्वेश्चन आता है, वेयर गैमेटोजेनेसिस अकर्स, इन ह्यूमन और इन क्या कहते हैं, मस्किटो। तो आपका आंसर होना चाहिए इन ह्यूमन। तो पूछेगा प्लाज्मोडियम का गैमेटोजेनेसिस कहाँ होता है, प्लाज्मोडियम का गैमेटोजेनेसिस ह्यूमन में होता है। प्लाज्मोडियम का गैमेटोजेनेसिस जो ह्यूमन में होता है वो कौन सी सेल में होता है, लिवर सेल में होता है या फिर रेड ब्लड सेल में होता है। आंसर आएगा रेड ब्लड सेल। ठीक है,
समझ जाना, गैमेट्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो आरबीसी में पहुंच जाती है। ठीक है, विच डेवलप फर्दर स्टेजेस गैमेटोसाइट्स। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस से क्या मिलेंगे तुमको, गैमेट्स मिलेंगे ना बेटा, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मिलेंगे, है ना। अब ये गैमेट्स कैसे बनते हैं, सेक्सुअल एक तरीके से, तो और गैमेट का क्या मतलब होगा, उसकी सेक्सुअल लाइफ स्टार्ट हो गई कि नहीं हो गई, है ना। तो सेक्सुअल लाइफ फेज इसकी स्टार्ट हो जाती है बेटा जब ये आरबीसी में एंटर करता है। देन उसके बाद मस्कीटो को फिर से कोई अब ये इंसान इन्फेक्टेड हो गया, अच्छा खासा, ये चीज उसके लाइफ साइकिल मजे में चल रही है यहाँ पे। अब क्या हो गया, फिर से कोई मच्छर ने काटा, और अब ये मच्छर जब काटेगा तो उसको आरबीसी में तो क्या है, आपके गेमेटोसाइट्स हैं इस प्लाज्मोडियम के। अब ये क्या होगा, ये चले जाएंगे मच्छर के अंदर। ठीक है, मच्छर के अंदर चले जाएंगे तो क्या होगा, इन द मस्कीटो प्लाज्मोडियम, है ना। आई थिंक आपको ये दिख रहा होना चाहिए। ठीक है, ठीक बेटा। तो क्या है ये आपका, इन मॉस्किटो प्लाज्मोडियम गैमेटोसाइट्स डेवलप सेवरल स्टेप्स टू स्पोरोजाइट्स। ठीक है, अब ये अपना वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं मॉस्किटो में। अब मॉस्किटो के अंदर पहले सेलेवरी ग्लैंड से अंदर जाते हैं, पहले तो वो क्या कहते हैं उसके गट में जाएंगे बेटा, उसके गट में जाएंगे, फिर वहाँ पे उसका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है, देन फिर से उसके बाद वो सेलेवरी ग्लैंड में पहुँच के अपना स्पोरोजाइट्स वाली स्टेज में आ जाते हैं, देन फिर अगेन वो रेडी हैं किसी और हेल्दी ह्यूमन इंसान में घुसने के लिए। सो इस तरीके से उसका क्या चलता है बेटा, उसका आपको देखने को मिलेगा लाइफ साइकिल। तो यहाँ तक जो उसकी आपके मच्छर की लाइफ साइकिल है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो बहुत इजीली। जब, या फिर नहीं, इस वाली डायरेक्शन में नहीं, विल डू लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से। तो जो आपको मैक्सिमम लाइफ का फेज मॉस्किटो में दिख रहा है वो कौन सा है, स्पोरोजाइट वाला। ठीक है, स्पोरोजोइट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन पूछेगा कहाँ हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ है मस्कीटो गट में। ठीक, मस्कीटो गट में, और आपका क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहाँ हुआ है, आरबीसी में। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस कहाँ हुआ, आरबीसी में हुआ है। ठीक है, वो तो यहाँ लिख ही दिया हमने। तो एक तरीके से सेक्सुअल लाइफ फेज जो है आपका मच्छर का, सॉरी प्लाज्मोडियम का, वो ज्यादातर ह्यूमन में चलता है बेटा, किसमें चलता है, ये ह्यूमन लिखा हुआ है, HUMAN, ह्यूमन में होता है। और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद स्पोर्स बनेंगे, फर्टिलाइजेशन से क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, एंड दीज स्पोर्स विल डिफरेंशिएट इनटू स्पोरोजाइट्स, स्पोरोजोइट्स में डेवलप होंगे। यानी ये क्या है, ए सेक्सुअल स्पोर्स है, ये अपने फिर ए सेक्सुअली मल्टीप्लाई करेंगे, ओहो, सेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना। ए सेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन करके और नंबर ऑफ स्पोरोजोइट्स बढ़ा देंगे, है ना। तो फिर ए सेक्सुअल जो साइकिल है, ए सेक्सुअल लाइफ फेज है, वो आपको किस में देखने को मिल रहा है, क्या कहते हैं आपको, मच्छर में देखने को मिल रहा है। तो मस्कीटो में फीमेल एनाफिलीज जो है उसके पास ए सेक्सुअल लाइफ साइकिल चल रही है आपके प्लाज्मोडियम की, जबकि ह्यूमंस में उसकी सेक्सुअल लाइफ साइकिल चलती है बेटा। ठीक है, प्लस लेकिन फर्टिलाइजेशन पॉइंट कहाँ होगा, फर्टिलाइजेशन उसका मस्कीटो में ही हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली किसकी। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मलेरिया होते हैं, अलग अलग तरीके के मलेरिया। ये जो मलेरिया किसी वजह से, क्यों मलेरिया बोल रहे हैं हम, मलेरिया क्या कहते हैं आपके इस पैथोजन को बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पैथोजन है, यानी कि ये जो आपका प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम, वो अलग अलग टाइप का भी होता है। अब अलग अलग टाइप का देखो यहाँ पे दिखा रखा है, एक पर्टिकुलर सर्कुलर स्पोर जैसी शेप है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम मलेरिया। ठीक है, इस जी स्पीसीज का नाम है प्लाज्मोडियम मलेरिया। ठीक है, ये पर्टिकुलर लंबी सी है ना सेल,
आपके नॉर्मल आरबीसी के अंदर देख रहे हैं कैसे सेल्स प्रेजेंट है, कैसे प्लाज्मोडियम दिख रहा है, कौन सा प्लाज्मोडियम है, कौन सा टाइप है। तो ये वाला होता है बेटा प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम। ठीक है, प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम दिख रहा है। यहाँ पे आप पर्टिकुलर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एकदम प्यारी सी गोल गोल शेप है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं हम प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं बेटा, प्लाज्मोडियम ओवेल। एंड आप इसको कंसीडर कर सकते हो, इसमें बड़ा ही पर्टिकुलर टाइप का न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, दिस इज व्हाट, ये है आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, तो ये आपकी 4 स्पीसीज हो जाती है मलेरिया या फिर प्लाज्मोडियम की बेटा। और ये प्लाज्मोडियम इस तरीके का दिखता है, इससे हमें पता चलता है किस वजह से, क्या कौन से मलेरिया ने बाइट भी किया है, तो कौन सा मलेरिया हमारे बॉडी में एंटर किया। क्योंकि हर स्पीसीज का अलग अलग अपना ही क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है, अलग अलग अपने साइन एंड सिम्टम शो करता है जब वो बॉडी के अंदर आता है। क्या सिम्टम शो करता है या क्या साइन शो करता है, पहला है आपका फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं इसमें। ठीक है, फ्लू लाइक सिम्टम्स आपको सिंपल ऑफ कोर्स, क्योंकि ये क्या है, पैथोजन है। ठीक है, कोई एजेंट है या फॉरेन एजेंट है, फॉरेन बॉडी है, तो क्या होगा, फीवर होगा बेटा, फटीग होगा, मसल एक्स होंगे। ठीक है, बहुत गंदा, पूरे ऐसे लगता है बॉडी में बहुत तेज से दर्द हो रहा है, किसी ने बहुत ज्यादा क्रश कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके का पेन आपको फील होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखो, पेन तो है ना, मसल्स में दर्द हो ही रहा है, तो इसके वजह से सांस लेने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि आपको रेस्पिरेशन के लिए भी मसल्स को मूव करना है। कौन सी मसल्स रेस्पिरेशन में काम आती है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो वो मसल्स जब यूज हो रही हैं तो क्या कहते हैं, उसमें भी पेन होगा, आपके ब्रीदिंग में भी, क्योंकि मसल में तो दर्द है ही ऑलरेडी। फिर इसके साथ साथ आपका डायरिया और नौजिया भी देखने को मिलता है। देखो, बॉडी का जब भी टेम्परेचर इधर उधर, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, आपका डाइजेशन डिस्टर्ब यानी डायरिया नौजिया वॉमिटिंग आनी ही आनी है। ठीक है, फिर उसके बाद सीजर्स देखने को मिलेंगे। सीजर्स मतलब भाई ये इतना खतरनाक है, जब ये सिवियरिटी पे पहुंच जाता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाता है, तो भाई आदमी को एक तरीके से कहते हैं ना दौरे पड़ना, है ना, दौरे भी पड़ने लगते हैं इससे में। ठीक है, तो अब किस तरीके से एकदम से बेहोश हो जाना, एकदम से सडन जर्क फील होना बॉडी में। ठीक है, हाथ पैर अपने आप हिलने लगना, है ना, इनवॉलेंट्री मोशंस अगर आप बॉडी में देखोगे तो वो भी देखने को मिल सकते हैं, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपोजर टू प्लाज्मोडियम। ठीक है, फिर उसके बाद येलोइंग ऑफ योर स्किन और वाइट्स ऑफ योर आईज, जो आपकी आईज हैं, आपके स्किन है, उनमें येलोनेस आनी स्टार्ट हो गई। जॉन्डिस वाला येलोनेस नहीं, दूसरे तरीके का येलोनेस, पेलनेस ज्यादातर। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं हम, पेलनेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक तो जॉन्डिस में पीलिया में वो अलग ब्राय अच्छा खासा येलो दिखता है, वो वाला येलो नहीं है, ये हल्का फुल्का येलोनेस देखने को मिलेगी, है ना। जिससे पता चल जाएगा कि स्किन में ब्लड का जैसे कमी होने की वजह से कैसा पेलनेस और येलोइश सा दिखने लगता है, वैसा दिखने लगेगा। ठीक है, डार्क और ब्लडी पी, जो आपका यूरिन है, वो यूरिन भी किस तरह का होगा, डार्क कलर का, एकदम मतलब कॉपर कलर्ड यूरिन पास आउट होगा। ठीक है, और ऐसा लगेगा ब्रिक, मतलब ब्राउन कलर का, है ना, ऐसे बोल देती हूँ सिंपली, ब्राउन कलर का तुम्हें यूरिन देखने को मिलेगा, उसमें ब्लड के क्या रहेंगे, ब्लड के आपके क्या कहते हैं, पार्ट्स हो सकते हैं, रेड ब्लड सेल्स हो सकते हैं, या ब्लड भी हो सकता है पूरा। ठीक है, ब्रेक डाउन, क्या कहते हैं आपकी ब्लड सेल्स हो सकती है। ठीक है, तो क्यों हो रहा है ऐसा, देखो, क्योंकि हमने देखा ये थर्ड स्टेज पे ब्लड सेल्स पे अफेक्ट करता है। ब्लड सेल्स में आरबीसी में जाके क्या कर रहा है बेटा, डिवाइड कर रहा है, और आरबीसी को फिर रप्चर कर दे रहा है। अब जब आरबीसी रप्चर होगी तो स्प्लीन तक जाएगी। ठीक है, और या फिर बहुत ज्यादा अमाउंट में रप्चर हो तो वो स्प्लीन पे जा रही है, स्प्लीन पे भी लोड पड़ रहा है, प्लस वो अब ब्लड में भी जो स्ट्रीम है, ब्लड भी तो कहाँ पहुंच रहा है, किडनी तक भी तो पहुंच रहा है। तो किडनी तक भी जब पहुंचेगा तो ये रप्चर्ड जो ब्लड सेल्स हैं टूटी फूटी, तो इसके पार्टिकल्स भी फिल्टर हो जाएंगे बोमेंस कैप्सूल से, और फिल्टर होने की वजह से यूरिन में भी आ जा रहे हैं, और यूरिन में आ रहे हैं तो इस वजह से यूरिन का कलर कैसा दिखेगा, डार्क दिखेगा। ठीक है, या फिर ब्लडी पी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब क्योंकि ब्लड का लॉस हो रहा है और आरबीसी रप्चर हुई जा रही है, तो हीमोग्लोबिन कम होगा, एनीमिया जैसे सिम्टम्स आएंगे, दैट्स वाई येलोइंग ऑफ योर स्किन और वाइट्स ऑफ योर आईज आपको देखने को मिलता है। ठीक है,
तो दीज देन अटैक द आरबीसीज। लिवर के बाद क्या हुआ? आफ्टर लिवर, अब आगे देखते हैं लिवर के बाद क्या हुआ। लिवर में पहुंच गए थे आपके स्पोरोजेट, सबसे पहले कौन सा ऑर्गन को अफेक्ट करता है? लिवर को। आफ्टर लिवर क्या देखने को मिल रहा है? दे अटैक आरबीसीज। किसको अटैक करते हैं बेटा? आरबीसीज को, रिजल्टिंग इन देयर रप्चरिंग। अब आरबीसीज में भी जब ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली वो भी तो नॉर्मल सी सेल है, वो भी फट जाएगी एक टाइम पे। अब इसके फटने की वजह से, रप्चर होने की वजह से, आरबीसी इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ अ केमिकल दैट इज नोन एज हीमोजोइन। हीमोजोइन एक टॉक्सिन की तरह वर्क करता है बॉडी में, जिसके वजह से हमें बहुत तेज चिल्स और बहुत तेज रीअकरिंग फीवर महसूस होते हैं। कहने का मतलब, जब ये फीवर के एपिसोड्स, फीवर ऐसा नहीं होता कि 2 दिन तक लगातार फीवर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे चल रहा है। जैसे कि मान लीजिए किसी का बॉडी टेम्परेचर चल रहा है 101 डिग्री पे फीवर है, तो आज 101 डिग्री फीवर पे है, शाम को थोड़ा सा हल्का फुल्का कम हुआ, लेकिन उसका यही एक रेंज चल रही है, 100 101 100 101 ऐसा हो रहा है। बट इन केस ऑफ मलेरिया, डेंगू और आपका क्या कहते हैं, इंटरमिटेंट फीवर जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या देखने को मिलता है? उसमें इस तरीके से नहीं होता। उसमें क्या होगा? उसमें आपका जो ये क्या कहते हैं, फीवर है, जैसे अभी सुबह में बहुत तेज आया, अभी एकदम पहुंच गया 103 104 में, फिर थोड़े 1-2 घंटे बाद डाउन हुआ, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हुई, या स्वेटिंग नहीं भी होगी तो फिर क्या होगा? एकदम से चिल्स आए, बहुत देर, 1-1.5 घंटे तक आदमी ऐसे कप कपाता रहा, उस पर 10-20 कंबल भी डाल दोगे तो उसको एकदम बहुत तेज ठंडी लगती रहती है, उससे वो मतलब हीट ही नहीं गेन कर पाता। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये टॉक्सिन रिलीज हो रहा है आरबीसी के फटने की वजह से। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? हीमोजोइन निकल रहा है। हीमोजोइन, हीमोजोइन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसे याद करने में कोई इशू होगा। हीमो से मतलब ही तुम्हें पता है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी के लिए तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन जब क्या कहते हैं डीनेचर्ड हो रहा है, तो हीमोजोइन नाम का प्रोटीन बना रहा है जो कि टॉक्सिक होता है। एंड इट विल मतलब कैसे बॉडी में किस तरीके से प्रोटीन के कैरेक्टर्स आएंगे? थ्रू चिल्स और हाई रिकरिंग फीवर की तरह। ठीक है, और ये एपिसोड्स कब तक चलते रहेंगे? 3 से 4 दिन तक इस तरीके से चलते रहेगा। ठीक है, तो अभी सुबह फीवर आया, फिर उसके बाद चिल्स आए, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से शाम को फीवर आया, फिर चिल्स आए, इस तरीके से मतलब साइकिल चलती रहेंगी। ठीक है, द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, अब हमें हमें पता है कौन सा कर रहा था? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ही बाइट कर रहा था। इसी इन्फेक्टेड बीइंग को द मलेरिया पैरासाइट एंटर इनटू द मस्किटोज बॉडी। अब वो उस इन्फेक्टेड मतलब पर्सन को किसी और एनोफिलीज मस्किटो ने बाइट किया, तो वो उसकी बॉडी में चले जाएगा और वहां जाके वो डेवलपमेंट करेगा स्पोरोजोइट के, देन फाइनली मूव टू द सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ द इंसेक्ट। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि ये जो स्पोरोजोइट्स उसके गट से कहाँ जाएगा? गट से जाने के बाद वो बेटा कहाँ पहुंच जाता है? सैलिवरी ग्लैंड्स में पहुंच जाता है। सैलिवरी ग्लैंड्स में पहुंचता है तो सैलिवरी ग्लैंड्स में स्टोर होगा। ठीक है, अब हर, जैसे हमारी बॉडी में आरबीसी में रह रहा था, हमारी बॉडी में क्या कहते हैं, लिवर सेल्स में रह रहा था, तो यहाँ पे कहाँ रहता है? उसके सैलिवरी ग्लैंड्स में। ठीक है, द बाइट ऑफ दीज मस्किटोज इंट्रोड्यूस द स्पोरोजाइट्स इनसाइड द ह्यूमन बॉडी एंड thus इनिशिएटिंग द above mentioned साइक्लिक प्रोसेस। तो एक साइकिल सी चल गई ना। ठीक है, कि फिर से इसके मच्छर में चला गया, फिर से उसके सलाइवरी ग्लैंड में, जैसे फिर उसे दोबारा से उसे किसी हेल्दी पर्सन को या फिर उसी पर्सन को काटेगा तो नहीं होगा, बट हाँ दूसरे किसी और पर्सन से ब्लड लिया मच्छर ने, तो उसके अगर क्या करेगा, अपने सलाइवा के थ्रू वो क्या कर देगा बेटा? सलाइवा डालते हैं ना, सलाइवा डालते हैं वो अपना इसलिए कि क्योंकि हमारे क्या हो, क्या कहते हैं, ब्लड को, ब्लड के अंदर ब्लड क्लॉट ना हो। ठीक है, तो इस वजह से वो अपने सलाइवा के थ्रू मतलब वो क्या डालते हैं, आपका हिपेरिन को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और क्या होता है फिर? तो सलाइवा के थ्रू क्या कहता है, ये स्पोरोजाइट फिर से किसी हेल्दी ह्यूमन में ट्रेवल कर देंगे। तो इस तरीके की साइकिल चलती है किस, है ना, और इसी तरीके से ट्रांसमिट होता रहता है ना, थ्रू मच्छर। अगर इन हम एनोफिलीज मच्छर को हटा दें, तो अगर किसी एक पर्सन को मलेरिया हुआ है तो वो दूसरे तक पहुंचना इम्पॉसिबल है, अनटिल एंड अनलेस कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट हो या ना हो। ठीक है, या फिर डायरेक्टली उसका क्या किया जाए, उससे ब्लड सैंपल लेके दूसरे में ब्लड वो पहुंच जाए, है ना, नॉन कंटेजियस फॉर्म, है ना। तो ये चीज़ है, वरना पर्सन के छींकने, खांसने, छूने, एक साथ खाना खाने से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है,
उसके साथ में सोने उठने बैठने से कुछ भी मलेरिया वाले पेशेंट से इस तरीके से बीमारी नहीं होगी, बट है तो कम्युनिकेबल नॉन कंटेजियस फॉर्म है। कैसे हो जाएगा कि जब वो पर्सन से कोई मच्छर आपको भी काट ले, मतलब एक ही घर में रहने वाले लोगों को थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि एक घर में अब मच्छर जरूरी नहीं कि बार बार पापा मम्मी को ही काटे, ठीक है, तुम लोगों को भी काट सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, इसीलिए मॉस्किटो ऑल आउट ये सब यूज करने की जरूरत रहती है, ठीक है। तो वो हो सकता है कि अगर एक पर्सन को मलेरिया पहुंच गया तो तुम्हारे में भी इजीली देखने को मिल सकता है विद इन द फैमिली, ठीक है, उसी पर्टिकुलर टाइम सेट में, ठीक है। आगे मूव करते हैं। द अटैक ऑफ मलेरिया इज preceded by tiredness, headache and muscular pain. Malaria is characterized by reoccurring rigors, मतलब कप कपी आती रहेगी है ना, कभी मतलब चिल्स की बात कर रहा है ये, reoccurring rigors lasting 6 to 10 hours. देयर आर 3 स्टेजेस, कोल्ड स्टेज जिसमें चिल और सिवरिंग मिलती है, फिर आती हॉट स्टेज जिसमें हाई फीवर रहेगा, एंड देन फीवर उतरने के, जब फीवर उतरता है तो आपको बहुत पसीना आते हैं ना, तो ऐसा हर फीवर में नहीं होता, कोल्ड कफ वाले फीवर में नहीं होगा ऐसे कि पसीना वसीना आएगा, सारे फीवर में, सारे फीवर स्वेटिंग स्टेज नहीं शो करते, तो ये फीवर्स की ही स्टेज है बेटा। कौन कौन से, कि पहले एकदम ठंडा लगेगा, बहुत तेज ठंड लगेगी, अलग लेवल की, कि माइनस में चला गया टेम्परेचर, है ना, तो कोल्ड कोल्ड स्टेज होगी, फिर उसके बाद हॉट स्टेज होगी, स्वेटिंग होगी, ठीक है, फिर उसके बाद फिर से ये साइकिल्स चलती रहेंगी, इसी वजह से इसे इंटरमिटेंट फीवर वो भी बोलते हैं, ठीक है। और यही करेक्टर क्लासिक करेक्टरिस्टिक्स है किसी भी फीवर, ऐसे पैथोजन से होने वाले, प्रोटोजोन से होने वाली क्या कहते हैं तुम्हारे फीवर की। डेंगू में भी ऐसा ही होता है। देयर आर 4 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम विच कॉज 4 मेन टाइप्स ऑफ मलेरिया इन ह्यूमंस। अब मलेरिया भी इंसानों में हो रहा है, तो जैसे अलग अलग इंसान है वैसे अलग अलग आपके क्या है, प्लाज्मोडियम है। तो प्लाज्मोडियम कौन सा है, सबसे पहले प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात करते हैं। कॉजेज बिनाइन टेरन आपका मलेरिया इन विच फीवर रिकर्स आफ्टर एवरी 48 आवर्स, हर देखो एक पर्टिकुलर टाइम पे, हर 48 घंटे में, यानी हर दूसरे दिन के बाद, हर तीसरे दिन पे यानी, है ना, और एट एवरी थर्ड डे आपको क्या मिलेगा, फीवर मिलेगा, है ना, एक पर्टिकुलर टाइम है इसका आने का लिए। आज जैसे मुझे फीवर आया, फिर देन मुझे क्या होता है, आज का आज आ गया, कल का दिन छोड़ो, फिर परसों का दिन छोड़ो, फिर उसके बाद दोबारा से आ जाएगा, ठीक है। तो हर तीसरे दिन पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको क्या कहते हैं, ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स अगर है तो पैटर्न नोट करना होता है कि ये पर्टिकुलर पैटर्न अगर आ रहा है फीवर का, तो हो सकता है आपको ये हो, ठीक है। प्लस आपके ये वाले भी करेक्टर्स होंगे, टायर्डनेस, हेडेक और मस्कुलर पेन, ठीक है। फिर प्लाज्मोडियम मलेरिया आता है बेटा। प्लाज्मोडियम मलेरिया में क्या होता है, कॉजेस क्वार्टरन मलेरिया, ठीक है। कौन सा, क्वार्टन मलेरिया होता है, इससे बिनाइन टाइप का, सिंपल टाइप का, बिनाइन का मतलब हो गया सिंपल, ऐसे याद रखना, बिनाइन इज सिंपल, ठीक है। मलेरिया इन विच फीवर अपीयर्स आफ्टर एवरी 72 आवर्स, हर 72, देखो यहाँ अब टाइम बढ़ गया, यहाँ पे हर 48 आवर्स के बाद आता है, यहाँ पे 72 आवर्स के बाद आएगा, एंड ऑफन प्रोड्यूसेस परसिस्टेंट सब क्लिनिकल मलेरिया, और इसमें सब क्लिनिकल मलेरिया स्टेज भी दिखाई देने लगेगी। सब क्लिनिकल मतलब कि ऐसी हल्की फुल्की स्टेज जिसमें बॉडी बीमार होती है बट इतना ज़्यादा नहीं होती कि वो इंसान मतलब काम वाम ना करे, या फिर कहते हैं ना कैरियर जैसा, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना अपने जेनेटिक्स वाले चैप्टर में, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में कैरियर होते हैं, वैसे ही कैरियर वाला काम होगा प्लाज्मोडियम मलेरिया का, कि मतलब पर्सन आपको जैसे अभी लग रहा है हेल्दी है, ऐसा टाइफाइड में भी होता है कैरियर वाली स्टेज, ठीक है। तो ब्लडी मैरी, हाँ, टाइफाइड में कौन सा, ब्लडी मैरी, वो तो हमने बताया नहीं, ब्लडी मैरी भी क्या थी, ब्लडी मैरी जो टाइफाइड, उसको टाइफाइड हो रखा था, एक कुक थी, ठीक है, और वो काफी टाइम तक कैसी थी बेटा, उसको कोई सिम्टम ही नहीं आ रहा था, उसको कोई सिम्टम नहीं आता, तो भाई कैसे पता चलेगा कि उसको वो बीमार है, तुमको कैसे पता लगता है कि तुम बीमार हो, जब तुम्हारे हाथ पैर में दर्द होता है, फीवर आता है, ठीक है, या फिर किसी चीज में मन नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा नींद आ रही है, भूख नहीं लग रही, वॉमिटिंग है, डायरिया, ये दीज आर सिम्टम्स जिसके वजह से तुम्हें पता है कि बॉडी में इशू है कुछ, ठीक है। बट जब मैरी को ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था, तो मैरी को पता ही नहीं था कि उसको टाइफाइड है, तो और ऊपर से वो कुक थी,
तो वो कुक थी, तो जब भी वो खांसती छींकती अपना जो भी खाना वाना बनाती थी, और वो खाना वाना बनाने के चक्कर में वो कुछ ना कुछ मलेरिया ट्रांसमिट कर, वो सॉरी बैक्टीरिया ट्रांसमिट कर देती थी, ट्रांसमिट। और उसके वजह से दूसरे लोगों को क्या होता गया, काफी लोगों को उसके खाने से टाइफाइड होने लगा। तब जाके सोचो दूसरे पे सिम्टम आया होगा, तब जाके उसको पता चला होगा कि भाई तुम्हें कोई तो दिक्कत है, टाइफाइड तो तुम्हें भी है, वरना ऐसे तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो दीज आर व्हाट सब क्लिनिकल। तो ये सब क्लिनिकल का मतलब होता है कि पर्सन जस्ट बिहेव कर रहा है एज एन कैरियर। ठीक है, ठीक है। तो कैरियर की तरह ही होता है, उसको कोई सिम्टम नहीं आएंगे। ठीक है, तो वो कब होगा, जब प्लाज्मोडियम मलेरिया। अब ऐसा क्या होता है कि जब तुम एंटीबायोटिक खा लेते हो तो ये प्लाज्मोडियम या पैथोजन जो है वो खत्म तो हो जाते हैं, पर कई बार ऐसा होता है एक दो पैथोजन रह गए, या इनएक्टिव फॉर्म में चले गए, दूसरी जगह छुप के बैठ गए कि भाई अच्छा ऐसा हार्श, उनके लिए तो क्या है, उनके लिए तो हार्श कंडीशन आ गई ना, तो वो अपने आप को मतलब थोड़े दिन के लिए डिफंक्शन करके छुप जाते हैं, और वो जो थोड़े दिन के लिए छुप गए हैं वो दैट इज सब क्लिनिकल स्टेज। ठीक है, और फिर जब फिर से फेवरेबल कंडीशन आएगी, जैसी तुम्हारी इम्यूनिटी वगैरह डाउन होगी, वो फिर से उभर कर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम। प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम क्या होता है, कॉजेज सेरिब्रल मलेरिया और मेलिग्नेंट टेरेन मलेरिया वेयर फीवर रीअकर्स एवरी 48 आवर्स। ये बड़ा है ना, सर का दिमागी बुखार कर देता है। ये दिमागी बुखार कैसे कर देता है, ये मतलब वहां पे जो ब्रेन में आरबीसीज वगैरह वहां को अगर रप्चर करने लगेगा, वहां पे दिक्कत देने लगेगा, तो वहां तो भाई ब्रेन में जो हमने अभी पढ़ा था कि सीजर वगैरह आने लगते हैं, तो सीजर पैरालिसिस सब कुछ हो सकता है। ठीक है, मेलिग्नेंट टेरेन और मलेरिया वेयर फीवर, तो ये कैसा है, मेलिग्नेंट टाइप का, मतलब फैल रहा है। जैसे लिवर से ब्लड स्ट्रीम में रहना था, तो ब्लड के अलावा अभी ब्रेन में भी पहुंच गया है ना, न्यूरॉन्स को भी अफेक्ट करने लग गया। तो ये मेलिग्नेंट टाइप का है, मतलब फैल रहा है। मेलिग्नेंट मतलब फैलना, बिनाइन मतलब सिंपल एक जगह पे रहना, एक ही जगह पे लोकेट रहना, सिंपल सा। मैलिग्नेंट मतलब मतलब उसका ऐसे समझो कि थोड़ी सी खतरनाक स्टेज, डेंजरस स्टेज है। वो सिंपल स्टेज है तो ये डेंजरस टाइप का है ना। मैलिग्नेंट से हमेशा ध्यान रखना, डेंजरस टाइप। ठीक, अब आता है प्लाज्मोडियम ओवेल, है ना। प्लाज्मोडियम ओवेल कोजेस माइल्ड टेरन मलेरिया। प्लाज्मोडियम ओवेल ठीक ठाक था, है ना, इन सबके बीच में से। तो फ्लैसीपेरम सबसे खतरनाक होता है बेटा, इसमें से तुम्हें सबसे ज्यादा मोस्ट हार्मफुल या मोस्ट डेंजरस जीनस या मलेरिया कॉजिंग आपका प्लाज्मोडियम कौन सा है, फ्लैसीपेरम। क्योंकि इस केस में अल्टीमेटली अल्टीमेटली द पेशेंट विल डाई, अगर उसको बहुत ज्यादा मतलब देख रेख में नहीं रखा गया तो ये पेशेंट पर ही जाता है, फेटल होता है ये। ठीक है, देखा है ना तुमने कई बार मलेरिया से, तो मतलब काफी लोगों को मलेरिया होता है पर बच जाते हैं उससे, पर कुछ लोगों को होता है वो एकदम बच ही नहीं पाते। तो हो सकता है कि उनको अलग जीनस फ्लैसीपेरम वाला हुआ हो। ठीक है, या क्या कहते हैं, दूसरा कौन सा था हमारा, प्लाज्मोडियम मलेरिया वाला। ठीक है, ये भी खतरनाक है, अगर इसका सेकंड एपिसोड आ गया ना तो ये भी बड़ा डेंजरस साबित होता है। ठीक है, तो बड़ा ध्यान कि आप एंटीबायोटिक्स खा तो रहे हैं, एंटीबायोटिक्स अपना खाने के बाद, चाहे टाइफाइड फीवर के लिए खा रहे हो, चाहे मलेरिया के लिए खा रहे हो, चाहे डेंगू के खा रहे हो, आपने 3 महीने का कोर्स कंप्लीट करना है। अपना 3 महीने के कोर्स के बाद दोबारा से अपनी ब्लड टेस्ट कराना है कि खत्म हुए कि नहीं खत्म हुए। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फिर ध्यान रखना है। ठीक है, अपने हेल्दी गट मेंटेन करना है, ताकि ये जो बैक्टीरिया या पैथोजेंस हैं ये क्लियर आउट हो सके। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना अपना। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चे लोग कि हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने कितना पढ़ा, सब कुछ कम्युनिकेबल के बारे में पढ़ा है ना, लास्ट लेक्चर में भी कम्युनिकेबल पढ़ा, सोचो कितना बड़ा कम्युनिकेबल। तो कम्युनिकेबल तो है ही, मतलब इतना ज्यादा फैलने वाली बीमारियां हैं तो वो उतनी ज्यादा ही नंबर में होंगी। ठीक है, मोस्ट इन्फेक्शियस में हमने देखा, अगर पूछे तुमसे कि मोस्ट इन्फेक्शियस, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन में तेजी से फैलने वाली बीमारी या बहुत ज्यादा होने वाली, तो आपकी जितनी भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, क्योंकि वो एयर ब्रोन होता है,
जो भी एयरबॉर्न, एयर के थ्रू फैल सके, वो बहुत तेजी से फैलेगा, बहुत लार्ज पॉपुलेशन में फैलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका सबसे कॉमन जो है वो कौन सा हो गया, राइनाइटिस, या फिर आपका कॉमन कोल्ड जिसे बोल रहे हैं एनसीईआरटी वाले, उसको बोलोगे। ठीक है। और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद वाटर ब्रोन हो जाएगी। वाटर ब्रोन के बाद आपका फिर ये वाले आएंगे, वेक्टर वाले आएंगे ना। तो वेक्टर वाली मतलब उसके चांसेस कम होते हैं इतनी जल्दी फैलने के, जितना ज्यादा तेजी से आपका एयर और वाटर, वाटर में भी वो वाले ही फैलेंगे जो सेम, क्या कहते हैं बेटा, आपका वाटर एक ही जगह से आ रहा है, एक ही जगह से उस पॉपुलेशन को सप्लाई मिल रही, तब दिक्कत होगी। ठीक है। आपने सुनी होंगी बहुत सारी कि एक गांव में थे वो, पानी में कुछ मिला और जिसके वजह से बच्चे की तबीयत खराब हो गई, कुछ लोग मर गए, इस तरीके की न्यूज़ सुनते आ रहे होगे ना। तो वाटर से भी कम्युनिके वाटर बोर्न डिजीजेस है, उनमें से अगर कंपेयर करो तो एयरबोर्न ज्यादा होती है। ठीक है, सिंपल। ठीक। ठीक है। अब बात करते हैं अपना किस पे बेटा, नॉन कम्युनिकेबल पे। तो नॉन कम्युनिकेबल में तो सिंपल सी बात है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ना जाए बीमारी, है ना, वन पर्सन टू दूसरे पर्सन, इसका ट्रांसमिट होना बिल्कुल मुश्किल है, या फिर होना ही नहीं है ना। दिस इज सर्टेन टू सम इंडिविजुअल, है ना, वो बीमारी उसी इंसान के वजह से है, उसी के लिए है। ठीक है, एक्सक्लूसिव है ना। तो पर्सन टू पर्सन ये ट्रेवल नहीं करेंगी। ठीक है। अब इसमें बहुत सारी बहुत कॉमन कॉमन बीमारियों के बारे में हमें देखना है कि कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां, बहुत सारी होती हैं। नॉन कम्युनिकेबल में कौन सी कॉमन बीमारियां हैं जो आप अपने आजकल की लाइफ में या फिर क्या कहते हैं अपने जनरल पॉपुलेशन में देखने को मिलती है। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें डायबिटीज मेलाइटस या फिर हाइपरग्लाइसीमिया। ब्लड में ग्लूकोज का बढ़ जाना इज नोन एज हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है। दैट इज व्हाट, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। ठीक है, सिंपल। तो हाइपर हो गया ना, हाइपर कंसंट्रेशन, तो हाइपर ग्लाइसीमिया, ग्लाइसीमिया फॉर ग्लूकोज, हाइपर इज मोर। ठीक है, मोर ग्लूकोज इन ब्लड, हाइपरग्लाइसीमिया। या फिर डायबिटीज मेलाइटस। मेलाइटस मिठाई से याद रखना, मेलाइटस मिठाई, मिठाई ग्लूकोज देती है, तो इसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस। क्या है ये, मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर। अब तुम्हें ये पता है कि ब्लड ग्लूकोज को इक्विलिब्रियम में रखना बॉडी के अंदर, वो किसका काम होता है बेटा, पेनक्रियाज का। कौन कौन से हार्मोन होते हैं, मैंने अभी लास्ट लेक्चर में भी तुम लोग को बताया था, कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं पेनक्रियाज की, जिससे ये जो ब्लड है आपका, इसके अंदर जो ग्लूकोज है वो इक्विलिब्रियम में रहे। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपके पेनक्रियाज से दो जो आपके क्या होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। वन इज इंसुलिन, one is insulin and another is glucagon। ठीक है। इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को अगर ज्यादा हो गया है तो क्या करेगा, कम करने की कोशिश करता है, यानी उस पे ग्लूकोज पे इसका इफेक्ट नेगेटिव होता है। ग्लूकेगॉन, अगर ब्लड में ग्लूकोज की लेवल कम हो गया, जैसे कि तुमने फास्ट रख लिया, तो ग्लूकेगॉन का काम है ब्लड में ग्लूकोज को मेंटेन करना। ठीक है। तो वो क्या करेगा, बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, आपके फैट सेल्स हैं, आपके प्रोटीन है, उनको ले आएगा आपके किसमें, ब्रेक डाउन के लिए। ठीक है। तो ग्लूकोज को बढ़ाना है, घटाना है, किस लिए, क्योंकि एक जो मिनिमम अमाउंट चाहिए क्या कहते हैं ब्लड में, उसको मेंटेन करने का काम है। अब यही अगर पेनक्रियाज हमारी खराब हो जाए, ठीक है, ये एंडोक्राइन सिस्टम हमारा ठीक से काम करना बंद कर दे, व्हेन ईदर इंसुलिन इज प्रोड्यूस इनसफिशिएंटली, या तो इंसुलिन कम बनने लगे, या फिर क्या हो आपका, और बिकम नॉन फंक्शनल। अब देखो ग्लूकोगन से तो कुछ नहीं है। ठीक है। आपको ब्लड में अगर ग्लूकोगन मान लो किसी टाइम खराब भी हो गया किसी पर्सन का, कि भाई बढ़ नहीं रहा, तो उसको भूख लगेगी, वो खुद खाना खा लेगा, ग्लूकोज तो पहुंच जाएगा ना ब्लड में। तो ग्लूकोगन से तो इतना ज्यादा सिवियरिटी वाला इशू क्रिएट ही नहीं होता। फिर उसकी जगह आपके पास कॉर्टिसोल है, आपके पास आपका ग्रोथ हार्मोन है, उन सब का भी फंक्शन ग्लूकेगन जैसा ही है। ठीक है, वो भी आपका ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाने का ही काम करते हैं अल्टीमेटली। तो ग्लूकेगन से इतना इफेक्ट नहीं होने वाला बॉडी को, पर इफेक्ट जो होगा, जो इस ग्लूकोज को कम करके रखना चाहिए था उसको, उसके वजह से
तो इंसुलिन डिपेंडेंट इसलिए आपको डायबिटीज मिलता है। अब इंसुलिन में भी दो इफेक्ट है। अब देखो कोई भी सेल है बॉडी की, उसमें हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, जब उसके रिसेप्टर्स होते हैं। ये इंसुलिन आया, इंसुलिन का इफेक्ट तभी होगा जब इस सेल के पास उसके रिसेप्टर हो इंसुलिन के। तो दो कॉज हो सकते हैं, या तो ये इंसुलिन कम निकले, ठीक है, या फिर ये रिसेप्टर ही ना हो, है ना, ये रिसेप्टर खराब हो जाए, है ना, ऐसे बता दे रही हूँ, ये रिसेप्टर खराब हो जाए, ठीक है। तो खराब रिसेप्टर होने की वजह से या फिर इंसुलिन कम होने की वजह से दो तरीके के डायबिटीज हमें मिलते हैं, ठीक है। तो पहला जो टाइप है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, जिसके अंदर आपका इंसुलिन ही क्या होता है, कम मात्रा में बन रहा है, ठीक है, कम मात्रा में बन रहा है। तो जो अभी क्योंकि तुम नॉर्मली बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं ना कैलोरीज, कैलोरीज क्या है, कैलोरीज से सिंपल का मतलब है कि तुम कार्ब्स कितना ज्यादा ले रहे हो। तो आपका हाइपर कार्ब डाइट लेते हो, हाइपर कार्ब डाइट लोगे तो क्या होगा, आपके अंदर ऑलरेडी ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज्यादा पहुंचता है एक बार के मील में ही। और एक बार के मील में जब ज़्यादा होगा तो आपका ये इंसुलिन, इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई भी पेशेंट जिसको डायबिटीज होता है, हम उसके खाना खाने के बाद कितनी शुगर ब्लड में है ये ज़्यादा चेक करने पे इंटरेस्टेड होते हैं। फास्टिंग कितनी है ना, आफ्टर क्या कहते हैं मील कितनी है, ये बहुत जरूर से देखते हैं, ठीक है, कि खाली पेट उसके कितनी आ रही ग्लूकोज और खाना खाने के बाद कितनी आ रही। क्यों? क्योंकि अगर इंसुलिन होगा तो खाना खाने के बाद जितना ग्लूकोज तुरंत बढ़ा है वो 1-1.5 घंटे में अपना काम करके उसको नॉर्मल लेवल पे ले आएगा, ठीक है। पर इंसुलिन नहीं होगा तो जितना आपने खाने में ग्लूकोज लिया था वो ग्लूकोज मेंटेन रहेगा, है ना। इसीलिए लोगों की 200, 250, 300 तक पहुंच जाती है डायबिटीज की वैल्यू, है ना, ग्लूकोज वैल्यू। तो क्या कहते हैं, एक तो आपका ये होगा जिसमें इंसुलिन कम है, देन नेक्स्ट इज और बिकम नॉन फंक्शनल, या फिर आपका नॉन फंक्शनल हो जाए, इंसुलिन ही खराब हो जाए या फिर उसके रिसेप्टर्स काम ना करें, तो भी आपको क्या मिलेगा, है ना, कि इंसुलिन तो बहुत है ब्लड में, है ना, और लेकिन उसके रिसेप्टर खराब हो गए तो वो क्या होता है, वो पर्सन भी डायबिटिक मेलाइटस टाइप का होता है, डायबिटीज 1 जिसे बोलेंगे, ठीक है, टाइप 1, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, आपका इंसुलिन जो है, इंसुलिन तो प्रॉपर बन रहा है बट उसका बेटा क्या नहीं हो रहा, वो रिसेप्टर्स खराब होने की वजह से, या जो इंसुलिन बन रहा है वही सही से नहीं बन रहा, उसके वजह से क्या होगा, इस पर्सन को दिक्कत होगी, ठीक है। तो अब देखो इस पर्सन को तो हम ये कह सकते हैं, ये जो पहला वाला पर्सन है जिसके अंदर इंसुलिन की इनसफिशिएंसी है, तो ऐसे पर्सन को आप कह सकते हो कि भाई तू डाइट पे ध्यान दे, तू ज्यादा ग्लूकोज वाली चीजें, जैसे जो हम कहते हैं ना, मिठाई मत खाना, चावल मत खाना, आलू मत खाना, पराठे मत खाना, ऑयल फैट वगैरह सब खत्म कर दो अपने खाने से। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कार्ब्स हम उसके कम करना चाह रहे हैं, जितने कार्बोहाइड्रेट लेगा उतने ज्यादा उसके ग्लूकोज बनेगा, उतना ज्यादा उसके क्या होगी, क्या कहते हैं, ग्लूकोज की वैल्यू बढ़ती जाएगी ब्लड में, एंड क्या होगा, दिक्कत होगी उसे। तो ये अपने डाइट को मॉडिफाई करके ये वाला पर्सन तो आपको अपने आप को सुधार सकता है, बच सकता है इससे, है ना। और लेकिन क्या हुआ, ये जो अगर हम इस पर्सन की बात करें, इसके पास तो रिसेप्टर ही नहीं है, ये चाहे कम खाए या ज्यादा खाए इसको दिक्कत होनी ही होनी है ना। क्यों होनी है, क्योंकि इंसुलिन लेवल क्या रहेगा, हमेशा इसका ड्रॉप रहेगा, और इंसुलिन देने पे भी या डाइट को कम करने पे भी इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हल्का फुल्का फर्क पड़ेगा कि कम रखे, ठीक है, वो तो पड़ेगा, बट क्या हो, इसको दिक्कत होगी बेटा, इसकी इंसुलिन ही नहीं काम करेगा, तो इसको थोड़ी बहुत में भी इसको ये हो सकता है कि ब्लड में आपको इसके ग्लूकोज ज़्यादा मिले, तो इसको चाहे इंसुलिन शॉट भी दे दोगे तो भी ये ठीक महसूस नहीं करेगा, क्योंकि इंसुलिन के लिए इसके पास रिसेप्टर्स ही नहीं है, ठीक है। तो ये जेनेटिकल ज़्यादा हो जाता है। In both disorders, the blood glucose concentration is elevated above the normal range, ठीक है। नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 90 to 100, ठीक है, फास्टिंग में 90 to 100 यूनिट्स फास्टिंग के अराउंड होती है। अब इससे बढ़ जाए, ठीक है, ग्लूकोज इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन, तो बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ते ही ब्लड में ये अब क्या है, बेकार की चीज है, इतना नहीं चाहिए था ग्लूकोज, बेकार की चीज है, तो बॉडी क्या करेगी, उसको बाहर फेंकेगी, बाहर फेंकेगी थ्रू यूरिन, एक्सक्रीटेड इन यूरिन, इसलिए यूरिन में आता है, ठीक है। एक्सेसिव यूरिनेशन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी टिश्यूज। अब देखो ब्लड में
ग्लूकोज बढ़ गया है ना, मतलब तुम ऐसे समझो जैसे चाशनी बन गई है ना, चाशनी, अब कंसंट्रेशन बढ़ गई, कंसंट्रेशन बढ़ गई तो क्या होगा, जितना भी पानी है, क्या कहते हैं, तुम्हारे बॉडी में, वो सारा पानी खींचा जाएगा। ठीक है, वो पानी खींचा जाएगा तो क्या होगा, आपके यूरिन की अब यूरिन बार बार बनने लगेगा, पानी बहुत ज्यादा आपकी बॉडी से खींचा जा रहा है ब्लड में, ब्लड में फिर वो फिल्टर हो रहा है, यूरिन के बनता जा रहा है। तो ऐसे इंसान को जिसको डायबिटीज है, इस वजह से उसको बार बार क्या होता है, उसको यूरिनेशन की इश्यू होती है, हाइपर यूरिनेशन होता है, यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है बेटा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीयूरिया, एक्सेसिव यूरिन, पॉली, पॉली मतलब मल्टीपल टाइम्स, यूरिया मतलब यूरिन का फ्लो होना। ठीक है, तो ऐसे इंसान को बार बार बाथरूम जाना है, बाथरूम जाना है, थोड़े एक गिलास पानी पिया हर 1 घंटे में या आधे घंटे में, उसको क्या करना पड़ रहा है, टॉयलेट जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी इस चीज को काउंटर करने के लिए, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को काउंटर करने के लिए, ऑस्मोलैरिटी को काउंटर करने के लिए बार बार क्या कर रही है, बॉडी से वाटर खींच ले रही है। ठीक है, और फिर अब इस पेशेंट को बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है, तो इसको प्यास भी तो लगेगी, डिहाइड्रेटेड होने की वजह से, डिहाइड्रेशन होने की वजह से इसको प्यास भी लगने लगेगी, जिसको, है ना, इंक्रीज थर्स्ट। ठीक है, तुम्हारे लिए क्या कहा जा सकता है, इंक्रीज थर्स्ट। तो आपको बड़ा एक बढ़िया सा यहाँ पे सिम्टम देखने को मिलेगा डायबिटीज में, जिसको पेशेंट को डायबिटीज होता है, उसका मुंह भी सूखता है, उतने बार वो मतलब क्या कहते हैं, वॉशरूम भी जाता है, तो इसको पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा साइन होता है। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा कोई इंसान दिख रहा है कि वो बहुत बार यूरिन पास करने जा रहा है, उसको प्यास भी उतनी ज्यादा लग रही है, उसका वेट भी बढ़ रहा है, ग्लूकोज बढ़ेगा तो भाई वेट बढ़ेगा, उसका वेट भी बढ़ रहा है। ठीक है, और क्योंकि ब्लड अब अच्छा नहीं है ना, ब्लड का क्वालिटी खराब हो गई ग्लूकोज के आने की वजह से, तो हमेशा वो थकान महसूस करेगा, उसको बहुत जल्दी जल्दी बीमारियां होना, उसका इम्यूनिटी डाउन होने लगेगा ना। ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ब्लड अगर साफ नहीं तो ब्लड से बहुत दिक्कत होने की चांसेस होती हैं। ठीक है, तो सिम्टम्स पहले देख लेते हैं, फिर इसको देखेंगे। सिम्टम्स में इंक्रीज थर्स्ट बता दिया मैंने बेटा, स्लो हीलिंग कट्स एंड सोर्स, और क्योंकि मैंने वही बोला ना, ब्लड की कंसंट्रेशन क्वालिटी सब खराब है, तो अब चाहे छोटा सा भी कट लगेगा, उसको हील होने में टाइम लगेगा, उसको हील होने में टाइम लगेगा, प्लस क्या होगा, इम्यूनिटी भी खराब हो गई, WBCs वगैरह सबकी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो गई, प्लेटलेट्स की कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो गई, तो वो इन्फेक्शन में भी चेंज हो जाता है ना। इसीलिए आपने देखा होगा डायबिटिक अल्सर टर्म सुनी होगी, डायबिटिक अल्सर, फुट अल्सर। ठीक है, बेड सोर्स, वो क्यों होते हैं, वो पेशेंट ऐसे हो जाते हैं कि उनका मतलब WBCs वगैरह का काउंट इतना खराब हो जाता है, इतना डिस्टर्ब सा हो जाता है कि थोड़ी सा भी जख्म, इंजरी उनको किसमें चेंज हो जाते हैं, कहते हैं उस पे इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात। ठीक, फिर उसके बाद फटीग, थकान रहेगी, ऑफ कोर्स ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ गया है, थिकनेस, विस्कोसिटी चेंज हो जाएगी, है ना, केमिस्ट्री फिजिक्स सब लगा दो इसमें, कि इसकी विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगी, तो मतलब एक तो ब्लड ऑलरेडी केमिस्ट्री चेंज कर ही चुका है अपनी, प्लस विस्कोसिटी भी बढ़ गई है, तो क्या होगा, ज्यादातर इस पर्सन को धीरे धीरे ब्लड पहुंच रहा है पूरे ऑर्गन तक, और क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की भी इसमें अब कंसंट्रेशन रीअरेंज हो गई, तो फैटिगनेस देखने को मिलेगी, ब्लड विजन देखने को मिलता है। ठीक है, सेम, बस ब्लड में खराबी होने की वजह से क्या क्या ब्लड विजन देखने को मिलेगा, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन बता चुकी हूँ, और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, और वेट लॉस भी देखने को, अब देखो वेट लॉस है, वेट गेन, दोनों चीज हो सकता है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ विच डायबिटीज। ठीक है, तो वेट लॉस भी हो सकता है, वेट गेन भी हो सकता है। ठीक है, जिसमें इंसुलिन रिसेप्टर्स नहीं होते उसमें तो वेट लॉस ही देखने को मिलेगा। ठीक है, सॉरी, टाइप 2 में वेट लॉस देखने को मिलेगा, और आपका क्या कहते हैं, जिसमें इंसुलिन रिसेप्टर्स नहीं है उसमें क्या होगा, वेट गेन देखने को मिलेगा, कि वो थोड़ा सा भी खाएगा तो उसको क्या कहते हैं, तुरंत ही ग्लूकोज कार्ब बढ़े हुए मिलेंगे। ठीक है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको बचपन से ही आपको देखने को मिलेगा क्या, कि डायबिटिक है ना। अच्छा, अभी हम लोग क्या कहते हैं, हेल्थ कैंप में भी गए थे स्कूल में, तो मेजरली 11th 12th के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिल रहा था कि वेट गेन भी बहुत ज़्यादा हो रखा था। ठीक है, और डायबिटिक का दूसरा साइन ये होता है कि भाई क्या कहते हैं,
कॉलर जो है ना आपका, नेक के अलोंग जो आपका क्या कहते हैं स्किन है, वो बड़ी हार्ड और लेदरी सी हो जाती है, डार्कनेस देखने को मिलेगी। तो ये भी एक अच्छा साइन है जो बताता है कि डायबिटिक हो सकता है पर्सन। तो अपने साइंस अभी जो आप लोग पढ़ रहे हो, इस स्टेज पे हो कि ये बीमारियां आजकल ज़्यादा मिल रही हैं, ओबेसिटी हो गया आपका, डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया आपका, क्या कहते हैं पीसीओडी और पीसीओएस हो गया, ये सब आपको बहुत इजीली अपने आप पे भी, अपनी बॉडी पे भी ध्यान रखोगे तो आपको इसके साइन और अर्ली साइन और सिम्टम्स मिल जाएंगे। और मिल जाएंगे तो आप अपने आप को क्योर करा सकते हो। ठीक है, हो सकता है थकान वगैरह ज़्यादा बढ़ रखी हो, आपका पढ़ने में मन नहीं, आपको लगता होगा कि पढ़ाई कर रहा हूँ इसलिए मन नहीं लग रहा, नहीं तो हो सकता है आप बीमार भी हो। ठीक है, तो इस चीज़ को फिल्टर आउट करना टाइमली बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके के सिम्टम्स बेटा आप में से किसी को भी दिखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करें, आप तुरंत अपने एक अच्छे डॉक्टर, जनरल फिजिशियन से सलाह लें। ठीक है, वेट लॉस भी, वेट गेन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद डायबिटीज मेलाइटिस में देखो और क्या होता है, बड़ी खतरनाक बीमारी। डायबिटीज हो गया पर्सन का ना, उसका सब सत्यानाश हो जाना है, सारे ऑर्गन खराब हो जाने हैं। ठीक है, धीरे धीरे किडनी पे असर, ज्यादा किडनी को फंक्शन करना पड़ रहा है तो किडनी खराब हो जाएगी। अब विस्कोसिटी बढ़ने की वजह से हार्ट पे ज्यादा फर्क पड़ेगा तो हार्ट भी धीरे धीरे कार्डियक फेलियर की तरफ से आए। तो ये एक पूरा मल्टीपल सिस्टम बॉडी के खराब कर सकती है, ये केवल एक बीमारी। इसीलिए अपने ये, और लेकिन इसका ज्यादातर कॉज क्या होता है, देखो जो जेनेटिकल है वो जेनेटिकल ही है, ठीक है, वो उसके लिए अलग बात है, बट ज्यादातर जो अभी पॉपुलेशन में देखोगे वो ज्यादातर लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की वजह से होता है। लाइफ स्टाइल डिजीज जो हमने अभी पढ़ा ना, क्लासिफिकेशन, उसमें आएगा। ठीक है, तो लाइफ स्टाइल की वजह से ये बीमारी है, तो अपना लाइफ स्टाइल अच्छा करो, डायबिटीज से बच सकते हो। ठीक है, अब डायबिटीज मेलाइटस हेल्दी पर्सन में ये पेनक्रियास दिखा रहा है, इंसुलिन है, आप इंसुलिन गया यहाँ पे और ये ग्लूकोज की एंट्री को क्या करेगा, रोक देगा इंसुलिन रिसेप्टर। ठीक है, अगर पेनक्रियास फेल हो गए तो पेनक्रियास, सॉरी, क्या करेगा, इंसुलिन रिसेप्टर क्या करेगा बेटा, अब देखो ये ब्लड में ग्लूकोज, ये ब्लड में ग्लूकोज है, इसको ब्लड में ग्लूकोज को कम करने के लिए क्या होना चाहिए, ये ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाए, है ना। तो सेल के अंदर चलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इंसुलिन जैसे ही इस रिसेप्टर पर वर्क करेगा, ये एक प्रोटीन हो गई या पंप ही हो गया, पंप ओपन कर देगा और ग्लूकोज क्या हो जाएगा बेटा, आपका अंदर आ जाएगा, है ना। तो ये चीज इंसुलिन का काम है। बट अगर इंसुलिन नहीं है तो क्या होगा, ये जो आपका, आप अगर इसको क्लियरली देख सकते हो, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ओके, ये बड़े होने में तो बड़ा दिक्कत हो रही है। ठीक है, ये देखो ये, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो दोनों प्रोटीन्स हैं, जो पंप है, ये क्लोज है जब क्या हो रहा है, इंसुलिन नहीं है तो। और जब इंसुलिन है तो ये ओपन है। ठीक है, इंसुलिन के प्रेजेंस में ओपन है, तो जो ग्लूकोज का पार्टिकल है वो सेल के अंदर आ जा रहा है। यहाँ पे अब क्या हुआ, सेल के अंदर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो सेल के अंदर नहीं आ पाएगा, प्लस ग्लूकोज सेल को नहीं मिलेगा तो वो रेस्पिरेशन कैसे करेगी, तो रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, रेस्पिरेशन नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा तो इस वजह से थकान मिलेगी। ठीक है, अगर क्या है टाइप 2 में, ये टाइप 1 वाली थी, टाइप 1 में क्या है, आपका रिसेप्टर ही क्या हो गया बेटा, इंसुलिन नहीं बन रहा है। टाइप 1 में क्या है, इंसुलिन इज नॉट फॉर्म। टाइप 2 में क्या है, इंसुलिन इज फॉर्म बट इंसुलिन रिसेप्टर्स आर पेड, या फिर क्या कह सकते हो, मतलब कि इसका इंसुलिन रिसेप्टर्स के ही आपके क्या है, खराबी है ना, डिसफिगर्ड है, डिसफिगर्ड है, डिसस्ट्रक्चर्ड है, कुछ भी हो सकता है ना, स्ट्रक्चर खराब हो गया। क्योंकि यहाँ पे इंसुलिन का स्ट्रक्चर ऐसे था रिसेप्टर का, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही था, पर इंसुलिन ही नहीं है तो क्या करें। पर यहाँ पे क्या हो गया, ये चेंज हो गया, ऐसा हो गया कुछ। ठीक है, तो जैसे ही चेंज हो जाएगा तो वो इंसुलिन आके इस पे अटैच नहीं कर पाएगा, और अटैच नहीं करेगा तो ये चैनल्स कैसे खुलेंगे, ये चैनल्स नहीं खुलेंगे तो ग्लूकोज क्या रहेगा, ऐसे ही बढ़ा रहेगा। तो टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 इज रिसेप्टर, रिसेप्टर की दिक्कत, है ना। एंड टाइप 1 इज, टाइप 1 इज आपका
इंसुलिन की कमी। पूछते हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि क्या होता है टाइप 1, है ना। टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस। तो टाइप 1 में होता है इंसुलिन की कमी हो जाना, टाइप 2 में इंसुलिन तो है पूरा, लेकिन रिसेप्टर ही नहीं है हमारे पास। तो जब रिसेप्टर ही नहीं है तो क्या करोगे इंसुलिन का, है ना। ठीक। द नेक्स्ट इज क्या कहते हैं तुम्हारा, ठीक है। तो ये दिखा रखा है बेटा कैसे ब्लड में नॉर्मली ग्लूकोज देखो केवल 1 2 3 4 5 5 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, और जैसे ही ग्लूकोज बढ़ गया डायबिटीज वाली कंडीशन में, देखो कितने सारे ग्लूकोज आपको ब्लड स्ट्रीम में दिख रहे हैं। और जैसे ही कंसंट्रेशन देखो उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी ना, सॉल्यूट पार्टिकल्स इतने ज्यादा हो जाएंगे, तो क्या होगा, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी तो हार्ट पे भी प्रेशर डालेगी, प्लस किडनी का भी काम बढ़ा देगी, बहुत सारे क्या कर सकती फंक्शन को मिसमैनेज कर सकती है, है ना। अ, तो इस वजह से क्या देखने को मिलता है, एक मल्टीपल ऑर्गन लेवल पे आपको ये बीमारी फील हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। डायबिटीज हो गया था हमारा क्या, हाँ, ठीक है। तो डायबिटीज मैंने काफी अच्छे से समझा दिया, क्यों समझा दिया, क्योंकि आप सबको ये केवल पेपर के पर्पज से नहीं, इस अपनी आजकल की लाइफ, क्योंकि मैंने देखे हैं बच्चे, मैंने इतने बच्चों का इंस्पेक्शन 300 बच्चों डेली देखे हैं हमने, और अब में से कम 10 20 बच्चे ऐसे निकल कर आते थे जिनका बिल्कुल चांसेस होती थी कि वो प्री डायबिटिक या डायबिटिक हों। तो इसलिए आपको ये अच्छे से समझाया जा रहा है पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो आपकी बीमारी है नॉन कम्युनिकेबल में, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के बारे में। कार्डियोवैस्कुलर जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, कार्डियो मतलब हार्ट, वेस्कुलर मतलब वेसल्स का। हार्ट वेसल्स की मसल्स पे दिक्कत, क्या दिक्कत आ रही है, आर डिजीजेस दैट अफेक्ट कार्डियो, तो मैं लिख भी देते हैं हम। कार्डियो मतलब बेटा हार्ट, वेस्कुलर मतलब होता है वेसल्स, ठीक है। तो क्या दिक्कत हो रही, जो ये डिजीज है ये अफेक्ट कर रही है बेटा ब्लड वेसल्स और हार्ट को, ठीक है। एग्जाम्पल में दो डिजीज है, एथेरियोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। कौन कौन सी दो होती है, एथेरियोस्क्लेरोसिस और आपकी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। हार्डनिंग एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज में हार्डनिंग हो जाना। ये जो आर्टरीज दिखा रखी है आपको, ये नॉर्मल आर्टरी दिखा रखी है आपको, आर्टरी के भी क्या है होती है, लेयर्स होती है, ठीक है। अब लेयर्स दिखने को मिल रही है, नॉर्मल है, देखो कितना प्यारे से डिफाइंड मैनर में क्या हो रखी है ये, आपको यहाँ पे स्मूथ मसल दिख रही है, देखो कहाँ कहाँ है क्या। सबसे अंदर वाली लेयर तो पता ही है कि एंडोथीलियम होती है, ठीक है। एंडोथीलियम के बाद क्या देखने को मिल रहा है इसमें, मसल्स देखने को मिल रही है जिसको हम स्मूथ मसल्स बोले। क्यों स्मूथ मसल, क्योंकि ब्लड को फ्लो कराना है अपने आप ही, उसमें हल्के हल्के क्या आने चाहिए, मूवमेंट्स होती रहनी चाहिए, तो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। वॉलेंट्री मसल नहीं प्रेजेंट होगी, ठीक है। और फिर सबसे आउटर में आपके स्मूथ मसल्स के क्या देखने को मिल रहा है आपका, ये भी क्या है, एंडोथीलियम, ठीक है, सॉरी एक्सोथीलियम। तो ये क्या कहते हैं आपका, क्या कहते हैं जो ब्लड वेसल है उसके जो आपकी स्मूथ मसल्स हैं उनके बीच में अगर फाइबर आना स्टार्ट हो जाए, फाइबर जमना स्टार्ट हो जाए, मतलब ये कैसे होती है, स्पॉन्जी इलास्टिक टाइप की होती है, जैसे आपने रबर बैंड देखा हो, है ना। नॉर्मल रबर बैंड इलास्टिक होता है, ठीक है। अब मान लो रबर बैंड में क्या हुआ, क्या दिक्कत आ गई, वो रबर बैंड जिस मटेरियल का जिससे इलेक्ट्रिसिटी थी उसकी वो चेंज हो जाए, ठीक है। वो मटेरियल आप एक रिंग ले लो, है ना, आप रबर बैंड की जगह एक ऐसी क्या ले लो मेटल की, तो क्या वो इलास्टिसिटी शो करेगी उतनी जितनी की रबर बैंड कर रहा है, नहीं करेगा। तो सिमिलरली आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में भी क्या होता है कि ये जो वेसल जो थी जिसको, है ना, क्योंकि भाई ब्लड एकदम से फ्लो में भी आ रहा है फिर उसके बाद रुक जा रहा है ना, पंप जब होता है तो आपका सिस्टोलिक प्रेशर की वजह से इस पे प्रेशर पड़ता है ना वॉल पे, तो वो भी होता है और ऐसे भी होता है। पर ये एकदम कन्फाइंड हो जाए, स्ट्रिक्ट हो जाए, तो क्या होगा कि जैसे ही फ्लो आएगा तो ये इसके फटने के चांसेस होंगे कि नहीं होंगे, एकदम हार्ड पाइप बन जाए, हार्ड पाइप, इलास्टिसिटी ना हो इसके अंदर, तो बार बार ऐसे बार बार इसको धक्का
वॉल को क्या मिलेगा, प्रेशर मिलेगा, और वॉल को प्रेशर मिलेगा तो ये वॉल फट सकती है। और अगर ये फट जाएंगी तो क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, हिमरेज, इंटरनल हिमरेज हो सकता है। ठीक है, इंटरनल हिमरेज अगर डिपेंड्स कि कहाँ कौन से ऑर्गन में हो रहा है, हार्ट में हो रहा है तो दिक्कत है, ब्रेन में हो रहा है तो कितना जानलेवा है। तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है, हार्डनिंग एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरीज की वजह से होता है, बहुत जानलेवा। कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस बहुत जानलेवा होती हैं। आर्थेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या, डेवलपमेंट ऑफ लंपी थिकनेस ऑन इनर वॉल्स ऑफ द आर्टरीज दैट प्रिवेंट द डायलेशन। अब देखो, एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या हो रहा है कि ये जो है ना, ये लंप, ये स्मूथ मसल्स का, एपिंडोथीलियम का, और जो बेसल क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उनके बीच में जो भी टिश्यू है वो, उसका क्या हो रहा है, इन एक ट्यूमर जैसा है ना, एक ग्रोथ हो जा रही है, एक्सेसिव ग्रोथ हो जा रही है। अब ये फाइब्रस कैप, तो क्या कहलाती है, फाइब्रस कैप कहलाती है ना। अब ये फाइब्रस कैप बन गई, ये देखो इस तरीके से ग्रोथ दिखाई देगी तुमको, पर्टिकुलरली धीरे धीरे यहाँ पे ऐसे ये ग्रो करने लग जाएगा। अब ये ग्रो करने लगेगा, इलास्टिसिटी लॉस नहीं है, पर कोई चीज हिंडर हो गई ना एक तरीके से, क्या आ गया, मान लीजिए ब्लड अच्छा खासा ट्रेवल कर रहा था तेजी से, पर स्पीड ब्रेकर आने दिखने लग जाएंगे ऐसे ही। अब ये एक तो होगा नहीं, बहुत मल्टीपल भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये लंपी थिकनेस जो है इनर वॉल्स में, ये क्या करती है, इसके भी डायलेशन को, अब देखो यहाँ पे उसको ब्लड को कितना निकलने में क्या हो रहा है बेटा, दिक्कत होगी, है ना। जो फ्लो नॉर्मली आराम से हो रहा था, ठीक है, अब वो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। धीरे धीरे क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, ब्लड सप्लाई जिस भी ऑर्गन, मान लीजिए एक पर्टिकुलर यहाँ पे क्या था, कौन सा ऑर्गन था, आपका लिवर था, ठीक है, लिवर के लिए ये ब्लड वेसल आ रही थी, तो ब्लड यहाँ पे कब कम पहुंचेगा, अब कम पहुंचेगा ब्लड तो क्या होगा, ये लिवर भी खराब हो जाएगा। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कौन से ऑर्गन के पास हो रहा है, ब्रेन में पहुंचेगा तो ब्रेन में खराबी हो गई तो वैसा सिम्टम आएगा कि सीजर्स आ रहे हैं। ठीक है, या ऑप्टिक नर्व के अराउंड है तो आंखों से दिखना कम हो जाएगा। ठीक है, मसल्स के अराउंड है तो मसल्स वीकनेस देखने को मिल जाएगी। ठीक है, लिवर के अराउंड है तो आपका डाइजेशन वगैरह में दिक्कत आनी है, आपका लिवर का साइज बड़ा हो जाना, इन्फ्लेमेशन की वजह से डेड हो जाना लिवर का टिश्यू, तो बड़ी बड़ी दिक्कतें उस डिपेंडिंग ऑन द कि ब्लड सप्लाई का, और खुद के हार्ट में ही हो जाए तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन वगैरह आपने सुना होगा, हार्ट अटैक सुना है ना, वो इन्हीं की वजह से होता है। हाइपरटेंशन, तीसरी बीमारी है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। ठीक है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, ये कैसे होता है, जैसे अभी मैंने डायबिटीज में बताया तुमको कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जो पाइप में वॉल्यूम, नॉर्मल वॉल्यूम था ब्लड का, ठीक है, नॉर्मल वॉल्यूम इतना था, ठीक है, ग्लूकोज ऐड होने की वजह से, ग्लूकोज ऐड होने की वजह से क्या होगा, पानी भी और ज्यादा आने लगेगा, ग्लूकोज बढ़ता गया, वाटर बढ़ता गया, तो डायरेक्टली जो ब्लड का वॉल्यूम है, वो ब्लड वॉल्यूम भी तो क्या होगा, इसके वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली ये प्रेशर पड़ेगा ना इस पाइप पे, ये जितना मैक्स टू मैक्स इलास्टिक, सॉरी, जितना मैक्स टू मैक्स अपना को ये चौड़ा कर सकती थी, वो चीज़ की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होने लगेगा, प्रेशर बिल्ड होने लगेगा, दैट इज हाइपरटेंशन। ठीक है, इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को आपको ये भी देखने को मिलता है कि उसका बीपी भी बढ़ जाता है। ठीक है, सेकेंडरी, केवल ग्लूकोज की वजह से नहीं, जैसे ही ब्लड वॉल्यूम बढ़ाने के कोई भी कॉज हो सकते हैं, तो कुछ भी कॉज जो कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ा दे बेटा, कि हार्ट बहुत तेजी से पंप कर रहा है या बार बार पंप करे जा रहा है, तो देखने को मिल सकता है टैकीकार्डिया में। और आपका क्या कहते हैं, अगर जैसे बोलते हैं ना कि जिसको बीपी जो है उसको नमक वमक कम खाना चाहिए, क्यों, नमक भी खाओगे तो पानी ज्यादा क्या कहते हैं, ब्लड खींच लेगा ऑर्गन से, तो इस वजह से तब भी क्या देखने को मिलेगा, आपको हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। सॉल्ट का इंटेक ज्यादा है या सॉल्ट सही से क्या कहते हैं किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही है, तो बीपी वगैरह, हाइपरटेंशन एक तरीके से सेकेंडरी सिम्टम हो जाता है किसी भी बीमारी का। कोई पहले का मतलब ऐसा नहीं कि ये बीमारी है, ये एक सिम्टम की तरह काउंट कर सकते हैं इसको। ठीक है, ओ, सॉरी, ठीक है, तो
हाइपरटेंशन हो सकता है, जैसे इन केसेस में हाइपरटेंशन दिखेगा ही दिखेगा। अब भाई यहाँ पे प्रेशर बिल्ड हो जाएगा, प्रेशर बिल्ड हो जाएगा, ये तो फैल ही नहीं पा रही, ये जो कॉमन शेप है आर्टरीज की वैसे ही वाली है, ठीक है। अब ये इसको थोड़ा सा फैलना चाहिए था, ये फैल नहीं पा रही, तो अब ये ऐसे ही कॉन्स्ट्रिक्टेड है एक ही पोजिशन पे, तो भी ब्लड प्रेशर हाई मिलेगा, ठीक है। अगर लंप आ गया है तो भी आपको प्रेशर अब वॉल्स पे ज्यादा महसूस होगा, तो भी हाइपरटेंशन मिलेगा। नेक्स्ट एक एंजाइना पेक्टोरिस होती है, ठीक है।